Hello everyone. Now from today onwards, we'll start with the unit number 3 of our subject called Theory of Computation. Now in unit number 3, we'll need to discuss about the concepts which is relevant to the term called grammar. Okay. सो जो हमारी थर्ड यूनिट है इस सब्जेक्ट की थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की, उसके अंदर हमें जो मेन टॉपिक है जिससे रिलेवेंट पूरा जो यूनिट है उसमें सारे पॉइंट्स या सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो है हमारा ग्रामर. ओके, सो व्हाट इज़ ग्रामर? अगर हम इन जनरल बात करें किसी भी लैंग्वेज के एस्पेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी दूसरी भाषा हो सकती है, ग्रामर क्या डिफाइन करती है? ग्रामर इज नथिंग बट वी कैन से इट इज द सेट ऑफ रूल्स. ओके, सो वी कैन से ग्रामर is nothing but the set of rules. That means a kind of protocol to write the sentence in a particular kind of language. यानी कि किसी भी लैंग्वेज में आपको सेंटेंस या हम यूँ कहें कि वाक्य जो हम बोलते हैं या जो हम शब्द बोलते हैं उनको बोलने का, लिखने का जो तरीका है उसको डिफाइन करती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर. ओके, सो द सेट ऑफ रूल्स. ओके, और वी कैन से grammar is also used to express the language. Okay, so with this set of rules, what grammar actually defines? Grammar is used to express the languages. मतलब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, उसकी जो करस्पॉन्डिंग ग्रामर होती है वो उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करती है, उस लैंग्वेज को जो है हम कह सकते हैं दर्शाती है, उसके रूल्स को फॉर्म करती है. ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामर टर्म जो है अभी तक हमने सिर्फ जो हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, हमने उन लैंग्वेजेस मतलब जो हम जनरलाइज वे में जो लैंग्वेजेस हम भाषाएं यूज़ करते हैं वहाँ हमने इस टर्म को यूज़ किया है ग्रामर. तो मैं उसी को वापस आपको अपने सब्जेक्ट पर लेकर आऊँगा कि कैसे यहाँ पर ये जो ग्रामर टर्म आया है, कैसे आया है, क्यों आया है. ओके, सो हम इंग्लिश लैंग्वेज का ही अगर एग्जाम्पल लें, सो इन द इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात कर लें, सो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर किस काम आती है? ग्रामर आती है सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंसेस को बनाने के लिए, विच मीन्स वी कैन से a sentence to be formed by. अब अगर मैं बोलूं सेंटेंस कैसे बनता है, तो सेंटेंस टू बी फॉर्म्ड बाय एक जो उसमें कंपोनेंट होता है वो होता है नाउन फ्रेज, और दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है प्रेडिकेट. एक बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात ना करें, हम एक जनरल सेंटेंस की बात करें, तो उस केस में नाउन फ्रेज, यानी कि नाउन फ्रेज मतलब हम कह सकते हैं कि समझने के लिए कि जो करता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जो ऑपरेशन या पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो हम कह सकते हैं काम कर रहा है. ओके, सो नाउन फ्रेज इज रिप्रेजेंटिंग दैट वन. ओके, एंड द प्रेडिकेट इज नथिंग बट द वर्ब, यानी कि वो क्रिया जो इसके द्वारा की जा रही है. सो अ सेंटेंस इन विच इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज नोन एज नाउन फ्रेज followed by the predicate. Okay, and they both of them combinedly generates a sentence. Now अब अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें, सो नाउन फ्रेज में क्या होता है? नाउन फ्रेज बिलोंग्स टू, यू कैन से इट इज एन आर्टिकल. Noun phrase is nothing but it is an article followed by the noun. Okay. Similarly, जो दूसरा कंपोनेंट है विच इज प्रेडिकेट,
so we can say a predicate is nothing but you can say it may be a verb, या उसके अलावा और भी कोई चीज हो सकती है, बट अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इट मे बी अ वर्ब। क्लियर है? सो एक सेंटेंस कैसे बनता है? नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट को मिलाकर, नाउन फ्रेज के साथ प्रेडिकेट को जोड़कर। और नाउन फ्रेज क्या होता है? आर्टिकल और नाउन, यानी कि नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल हो सकता है, जैसे इज एंड द, इस फॉर्म में। प्रेडिकेट यानी कि वर्ब हो सकता है जो उस नाउन के थ्रू कोई काम किया जा रहा है, जैसे वो चल रहा है, वो बोल रहा है, इस तरह की चीजें। ठीक है? सो ये कॉमन सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये जो है मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ये मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? सेंटेंस का फॉर्मेशन किस वे में होता है उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली अब अगर हम बात करें नोटेशंस की, तो ये क्या है? ये एक्चुअल में नोटेशंस हैं जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस ग्रामर के रिप्रेजेंटेशन को जो है डिनोट कर रहे हैं। ओके, देन अब अगर हम आए रिजल्टिंग सेंटेंस पर, so the resulting sentence will be like हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कैसे एक रिजल्टिंग सेंटेंस बनता है जो हमने ये फॉर्मेशन बनाया है इसके फॉर्म से। ठीक है? सो यू कैन से वी हैव स्टार्टेड विद द सेंटेंस and the sentence is nothing but the noun phrase, okay, and followed by the predicate like this. Then the noun phrase will be represented by the article, okay, and noun, and the predicate by the verb. अब अगर मैं आर्टिकल लिखता हूं सो आई कैन यूज द, नाउन की जगह पर वी कैन से, हम एक एक करके रिप्लेस करेंगे verb. So we can say the cat, noun may be an object. Okay, so the cat, at last we have the verb, and then you can say the cat walks. So आप देख सकते हैं यहाँ ये सेंटेंस बनकर आया है, और इस सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जो रूल्स हमने यहाँ पर इस सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए डिफाइन किए हैं, एंड दीज रूल्स आर नथिंग बट, दीज रूल्स आर नोन एज द प्रोडक्शन रूल्स। इन रूल्स को बोला जाता है प्रोडक्शन रूल्स। आप देख सकते हैं यह सेंटेंस का बनाने का जो तरीका है वो हमने यहाँ पर जनरलाइज वे में डिफाइन कर दिया। एक जनरलाइज जो है प्रोडक्शन रूल हमने दे दिया कि सेंटेंस कैसे बनेगा, नाउन फ्रेज उस फॉलोड बाय प्रेडिकेट। देन नाउन फ्रेज के लिए आपको क्या यूज करना होगा? नाउन फ्रेज इज रिप्लेस्ड बाय आर्टिकल एंड नाउन, एंड प्रेडिकेट रिप्लेस्ड बाय वर्ब। Okay, then the article replaced by any article you can use, noun, verb, then noun will be replaced by any of the noun form, then the verb। फिर उसके बाद ये हमने धीरे धीरे रेस करके अपना एक सेंटेंस, जो फॉर्मेशन का जो मेथड था वो हमने उसके थ्रू सेंटेंस को जनरेट कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हम इंग्लिश के अंदर एक नॉर्मली जो है सेंटेंस जो है हम फॉर्म कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो है ग्रामर, या यूं कहें कि स्ट्रिंग फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है। नाउ अब अगर हम बात करें ग्रामर ऑफ टीओसी, ये तो था जनरल टॉक। ओके, अब अगर हम बात करें ग्रामर इन टीओसी, सो
formally a grammar defined as, फॉर्मली हम कैसे डिफाइन करते हैं ग्रामर को, हम उसकी बात कर रहे हैं. ग्रामर जी इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वी टी एस एंड पी. ये चार कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ग्रामर को फॉर्मली डिफाइन करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर. ओके, अब ये चार कंपोनेंट्स क्या हैं और ये चार कंपोनेंट्स क्या डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पर वन बाय वन उनको यहाँ कंसिडर करते हैं. V is the set of variables. T is the set of terminals. Okay, then S is the set of, S is the start symbol. Sorry, my mistake. S is nothing but the start symbol. That's why it is represented by symbol S. Okay, so S एक स्पेशल सिंबल है जो कि ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल को बोला जाता है. देन P is the set of production rules. Set of production rules. Okay, so कोई भी ग्रामर को हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में फॉर्मली इन चार कंपोनेंट से डिफाइन करते हैं और ये चार कंपोनेंट्स में V सेट ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, T सेट ऑफ टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करता है, S स्टार्टिंग सिंबल को और P प्रोडक्शन रूल्स को. ओके, नाउ जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर हमने यहाँ यूज करा था नाउन. ओके, नाउ नाउन क्या हो सकता है. नाउन जैसे कि मैंने यहाँ यूज करा है नाउन की जगह पर कैट. नाउन में भी कैट. ओके, और वी कैन से नाउन में भी anything, any living or non-living object. Okay, so it may be a dog. We can say this is what. अब अगर नाउन को अगर आप देखें तो we can replace that noun by any of the living or non-living thing. Okay, so we can say noun is variable in nature. Noun is variable in nature. बट अगर मैं कैट या डॉग की बात करूं तो आर दे वेरिएबल? नो, दे आर स्टैटिक्स. और वी कैन से द वेरिएबल विच इज रिप्लेस्ड बाय द स्पेसिफिक काइंड ऑफ नाउन, सो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल. इसको हम बोलते हैं टर्मिनल. और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा टर्म नाउन टेंड्स टू कैट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द प्रोडक्शन रूल. इसको बोला जाता है प्रोडक्शन रूल. सो प्रोडक्शन रूल इज व्हाट? नाउन टेंड्स टू कैट, नाउन टेंड्स टू डॉग, यानी कि नाउन जो है वो कैट हो सकता है, नाउन जो है वो डॉग हो सकता है. तो ये कहलाएगा आपका प्रोडक्शन रूल. यानी कि मैं नाउन को इनमें से किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूं, जैसा मैंने यहाँ पर नाउन को कैट से रिप्लेस किया था. ठीक है, तो ये मेरे लिए हो गया प्रोडक्शन रूल, ये भी मेरे लिए हो गया प्रोडक्शन रूल. और इन ऐसे अगर मैं कई सारे प्रोडक्शन रूल डिफाइन कर देता हूँ तो वो सारे क्या कहलाएंगे? सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P. ठीक है, और इन सब में जो सबसे पहला वाला जो प्रोडक्शन रूल होगा वो जिस सिंबल से स्टार्ट हो रहा होगा वो कहलाएगा स्टार्टिंग सिंबल. ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं जो आप वेरिएबल्स को जिनके थ्रू आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक, ये वैल्यूज कहलाती हैं टर्मिनल्स. और ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोडक्शन के जिनका रिप्लेसमेंट होना होता है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है या चेंज हो सकती है. और किसके थ्रू चेंज होती है, किसके थ्रू वेरी करती है? इन टर्मिनल्स के थ्रू वेरी करती है. ओके, सो
दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स रेलेवेंट टू द ग्रामर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर पर। एक्चुअल में टाइप्स ऑफ ग्रामर, कितने तरह की ग्रामर होती है TOC के अंदर। सो वी कैन से फॉर द रेगुलर लैंग्वेज the grammar is said to be the regular grammar, ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए ये हमारी फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं और ये ग्रामर्स हैं। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो हम ग्रामर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्रामर है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ग्रामर है। रेगुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और हमारे ये जो थर्ड यूनिट का सिलेबस है उसमें हमें इन्हीं तीनों ग्रामर्स के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो एक हो गया रेगुलर ग्रामर, दूसरा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और तीसरा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। इन शॉर्ट वी कैन से दिस इज CFG, इसी को बोला जाता है CFG। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है ये, और ये कहलाती है CSG, जिसमें से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि हम आगे देखेंगे।